हेलो एवरीवन, आइए अब हम द सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज कवर कर रहे हैं, फिर भी हम सिटीजनशिप एक्ट इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम समझ पाएं कि कैसे सिटीजनशिप एक्वायर और लूज की जाती है। पहले की क्लासेस में हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, आर्टिकल 5 to 11 जो सिटीजनशिप से डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये स्लाइड्स आपके रेफरेंस के लिए हैं, एज यूजुअल बोर्ड पे आते हैं। अब हमने आर्टिकल 5 से 11 तक कवर किया है जो कि सिटीजनशिप से डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी 1950 यानी डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उसके बाद या उसके पहले कैसे डील किया जाता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। वो बस ये बताया है कि 26 जनवरी 1950 के दिन कौन इंडिया के सिटीजन रहेंगे, ठीक। और आर्टिकल नंबर 11 में ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है और कैसे लूज़ किया जा सकता है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक। और इससे रिलेटेड सारे मैटर्स जो सिटीजनशिप से डील करते हैं। तो अब हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, जिसमें ये बताया गया कि कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, कैसे लूज़ किया जा सकता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1955 में आया था वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के बारे में भी बात करता था। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जिस पे ब्रिटेन ने रूल किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हालांकि बाद में उसकी डेफिनेशन एक्सपैंड की, लेकिन फिलहाल हम बस इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को जो 1955 के एक्ट में मेंशन था उसे रिपील कर दिया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू, ठीक। अब आइए देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कैसे एक्वायर करने के बारे में बताता है और कैसे लूज करने के बारे में। यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 का वो ये बताता है कि 5 तरीके हैं जिससे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक। वो 5 तरीके कौन से हैं? पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, चौथा है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, पांचवा है अगर हम कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक, यानी कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है तो कैसे होता है। सिमिलरली ये 3 तरीके बताता है जिससे हम सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं, और वो 3 तरीके क्या हैं? पहला रिनंसिएशन, यानी कोई खुद अपने आप इंडिया सिटीजनशिप को लूज करना चाह रहा है, ठीक, अपनी स्वेच्छा से। दूसरा टर्मिनेशन, यानी कुछ कंडीशंस की वजह से टर्मिनेट की जाती है जो गवर्नमेंट खुद करती है। और तीसरा डिप्राइव, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिप्राइव करा सकती है। इसको डिटेल में देखते हैं फिर हम समझ जाएंगे। ये स्लाइड्स आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब आते हैं पहला कि बाय बर्थ कैसे हम एक्वायर करते हैं। प्रोविजंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लोग समझाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है बुक्स में, इसलिए जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं। हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बाय बर्थ हमें एक्वायर करने हैं तो हमें बस 3 इंपॉर्टेंट डेट्स पे ध्यान देना है। वो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं? पहला कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, दूसरी 1 जुलाई 1987, तीसरी 3 दिसंबर 2004। ये हम बाय बर्थ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब इस और इस डेट के बीच, यानी 1 जुलाई 1987 और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई पैदा होता है तो वो सिटीजन होगा यहाँ का, भले उनकी पेरेंट्स की सिटीजनशिप कुछ भी हो, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स सिटीजनशिप, ठीक। सिमिलरली
ये पहला। सिमिलरली 1 जुलाई 1987, थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर कोई पैदा होता है तो वो इंडिया का सिटीजन है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आइदर पेरेंट्स, यानी दोनों में से कोई एक कम से कम इंडिया का सिटीजन हो। ऐसे जिस व्यक्ति को सिटीजनशिप चाहिए उसकी बर्थ के टाइम पे। ठीक। तीसरा, 3 दिसंबर 2004 के बाद या उस दिन, यानी ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। ऐसे लोग सिटीजन तभी माने जाएंगे जब बोथ पेरेंट्स सिटीजन हो, या एक पेरेंट सिटीजन है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है या इलीगल माइग्रेंट नहीं है। ठीक। अब हम अगर बात करें फॉरेन डिप्लोमेट्स की, यानी फॉरेन डिप्लोमेट्स बच्चे जो इंडिया में पोस्टेड हैं, डिप्लोमेट्स who are posted in India, पहला। और दूसरा एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस भी मैंने बताया है जब सिटीजनशिप को डील कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्रोविजन दिए थे। ये दोनों एक्वायर नहीं कर सकते हैं सिटीजनशिप को। ठीक। ये चीज़ें मैंने स्लाइड्स में मेंशन की हैं। तो बाय बर्थ हमने देख लिया। अब आते हैं बाय डिसेंट, यानी वंशज या वंश के थ्रू। ठीक। यानी दूसरा मेन तरीका है डिसेंट के थ्रू कैसे कोई सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। इसमें भी 3 डेट्स हमें ध्यान देनी है। अब डिसेंट यहाँ पे समझ जाएं, ये आउटसाइडर्स के लिए, यानी वो लोग जो इंडिया के बाहर पैदा हुए थे, वो या उनके बच्चे कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखेंगे। अब 3 इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है? एक डेट तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। दूसरा 10 दिसंबर 1992 और तीसरा 3 दिसंबर 2004। इन दोनों डेट्स की बात करें तो ऐसा सिटीजन बाय डिसेंट तभी इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है जब उसके बर्थ के टाइम उसके फादर इंडिया के सिटीजन हो। ठीक। दूसरा 10 दिसंबर 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच जो पैदा हुए थे, ऐसे लोग इंडिया के सिटीजन तब बन सकते हैं जब आइदर पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो जब इस व्यक्ति की बर्थ हुई थी, यानी जब ये पैदा हुआ था। तीसरी इंपॉर्टेंट डेट है 3 दिसंबर 2004 के बाद के लोगों को सिटीजन नहीं माना जाएगा जब तक कि, एक और पेज में आते हैं, यानी हम बात कर रहे थे 3 दिसंबर 2004 या उसके आगे की, ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 वो सिटीजन नहीं रहेंगे। इससे होता है अनलेस उनके बर्थ के टाइम पे उन्होंने रजिस्टर किया है किसी इंडियन कॉन्सुलेट में। ठीक। इंडियन कॉन्सुलेट में उन्होंने रजिस्टर किया है विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ, यानी पैदा होने के 1 साल के अंदर उन्होंने किसी कॉन्सुलेट में रजिस्टर किया है। ठीक। और अगर ये 1 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं फिर भी वो सिटीजन बन सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। ठीक। यानी विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब माइनर की बात करते हैं, यानी जो पैदा है लेकिन माइनर है।
यानी 18 साल से कम। माइनर की एप्लीकेशन जो है पहले बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए आएगी, जब बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन कॉन्सुलेट पे आएंगे माइनर के लिए, तो उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग कौन देगा? जो पेरेंट होगा, यानी पेरेंट्स की ओर से अंडरटेकिंग ये दी जाएगी कि जो माइनर है उसके पास कोई भी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, ये वो अंडरटेकिंग देंगे। और जब यही माइनर फुल एज अटेन कर लेगा तब सिटीजनशिप आई रिसेंट उसे मिल सकती है, जब वो 6 महीने के अंदर, अगर किसी और देश का पासपोर्ट है उसके पास, तो 6 महीने के अंदर उस पासपोर्ट को रिनाउंस कर देता है। ठीक, रिनाउंस कर देता है पासपोर्ट को दूसरे देश के, ऑफ अदर कंट्री। ठीक, विद इन 6 मंथ्स। ये चीज मैंने यहाँ मेंशन भी की है। विद इन 6 मंथ्स ऑफ इज अटेनिंग फुल एज। अब आगे आते हैं, रजिस्ट्रेशन से कैसे एक्वायर की जाती है सिटीजनशिप, यानी तीसरा क्या है? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी एप्लीकेशन पे वो ध्यान देंगे सिटीजनशिप बनने की, सिटीजनशिप के लिए अगर 2 कंडीशन है, वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक, और दूसरा वो किसी भी दी हुई कंडीशंस को फुलफिल करता है। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंडीशंस ढेर सारी हैं, इसलिए इसको बारी बारी सिंपल तरीके से आसानी से आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और वो कम से कम 7 साल अप्लाई करने के पहले यहाँ पे आमतौर पे रह रहा हो, यानी ऑर्डिनरली वो इंडिया का रेजिडेंट हो 7 साल अप्लाई करने से पहले, यानी अप्लाई करने के ठीक 7 साल पहले से वो यहाँ पे रह रहा हो। दूसरा, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रहता हो, किसी भी कंट्री या प्लेस में। ठीक, अनडिवाइडेड इंडिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जब हम TIO को डिफाइन करेंगे। फिलहाल आप कंडीशंस को देखिए। तीसरा क्या है? यह व्यक्ति किसी भी इंडियन सिटीजन से शादी किया हो, ठीक, जो कि कम से कम 7 साल से यहाँ पे ऑर्डिनरी तौर पे रह रहा हो अप्लाई करने के ठीक पहले से, यानी अप्लाई करने के ठीक 7 साल पहले से लगातार वो यहाँ रह रहा हो। यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन किया है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब माइनर चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। माइनर चिल्ड्रन ऐसे पेरेंट्स के जो इंडिया के सिटीजन हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। अब पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी की बात करते हैं। इसमें 2-3 चीजें समझने वाली होंगी। अगर जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन रजिस्टर्ड हो, ठीक, ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स, यानी जिनके पेरेंट्स पहले अर्लियर वो इंडिया के सिटीजन रहे हों। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है कि पहले सिटीजन्स रह चुके हों और जब वो अप्लाई कर रहे हैं उसके 12 महीने के पहले तक वो
ऑर्डिनरी तौर पे इंडिया के रेजिडेंट रहे हैं। ठीक, ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी अप्लाई करने के 12 महीने पहले तक, जिस डेट से वो अप्लाई कर रहे हैं उसके ठीक 12 महीने पहले तक वो इंडिया में ऑर्डिनरी तौर पे रह रहे हों। उन्होंने भले ही सिटीजनशिप दे दी हो यहाँ की, लेकिन फिर भी उनका बेटा बच्चा अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। अब इसी में तीसरा ये है कि ऐसा पर्सन ऑफ फुल एज कैपेसिटी जो कि OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर है, कार्ड होल्डर है 5 साल से, वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसे भी अप्लाई करने के 12 महीने पहले से लेकर अप्लाई करने तक इंडिया में ऑर्डिनरी तरीके से रहना होता है। अब बात आती है कि भाई PIO है क्या। ठीक, PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसे इंसान को माना जाएगा, यानी इज डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन, टू बी एन इंडियन ओरिजिन, सॉरी, अगर ऐसे को डीम किया जाता है इंडियन ओरिजिन का, अगर वो या उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में या ऐसी टेरिटरी में जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बनता है, तो उसे माना जाएगा, यानी ही विल बी डीम्ड टू बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, वो या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहे हों या ऐसी टेरिटरी में रहे हों जो 15 अगस्त के बाद इंडिया का पार्ट बना है, तो उसे माना जाएगा कि वो इंडियन ओरिजिन का है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ये डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा जब भी कोई एक्वायर करता है सिटीजनशिप को रजिस्ट्रेशन से, तो वो ओथ लेगा एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी उसे भारत के संविधान पे पूरी निष्ठा है। ओथ ऑफ एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब आगे आते हैं, नेचुरलाइजेशन पे आते हैं। ये चौथा तरीका है एक्वायर करने का, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन, वो इलीगल माइग्रेंट ना है, माइग्रेंट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे सकती है। ठीक, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहला कि ये सारी कंडीशन उन्हें फुलफिल करनी है। ये नेचुरलाइजेशन में ये है, इसके पहले रहा है कि कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, लेकिन अगर नेचुरलाइजेशन से उसे चाहिए तो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि कोई भी सब्जेक्ट या सिटीजन उस देश का, इंडिया की सिटीजनशिप पा सकता है नेचुरलाइजेशन से, अगर उनके देश में, यानी उनकी कंट्री में, अगर कोई इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट इन केस ऑफ मोनार्की और सिटीजन, ये वो बन सकता है नेचुरलाइजेशन से। यानी टिट फॉर टैट वाली कहानी है कि अगर हम आप अपने यहाँ अलाउ करेंगे नेचुरलाइजेशन से आपको सिटीजनशिप बनाने की, अगर हमारे लोगों को अलाउ है आपके देश में इस माध्यम के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बनना। ठीक, दूसरा, इफ दैट पर्सन, यानी कोई व्यक्ति रिनाउंस कर देता है अपने देश की सिटीजनशिप को, अपने देश की सिटीजनशिप को वो रिनाउंस कर देता है जब यहाँ की सिटीजनशिप उसे का जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गया हो इन केस ऑफ इंडिया। ठीक, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी सिटीजनशिप, अपने देश की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है, जब उसे यहाँ उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है सिटीजनशिप की। ठीक, तीसरा, आइए अब तीसरे और
यानी सी और डी पॉइंट को देखते हैं। कहना ये चाहता है ये कि अगर कोई पर्सन या तो वो इंडिया में रिसाइड किया हो या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व किया हो, भले ही कम्प्लीटली या पार्ट में, यानी कम्प्लीटली रिसाइड किया हो या कम्प्लीटली उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व किया हो, अगर वो लगातार 12 महीने तक कर रहा है लेकिन उसके पहले 14 में से 11 साल उसने ऐसा किया हो इन एग्रीगेट, तब वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। ठीक, ये पॉइंट है कि वो गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, फिर उसे एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस की। कितनी लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में? 22। ठीक, इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी अगर उसका इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन ये है कि जब उसे सर्टिफिकेट मिले नेचुरलाइजेशन का, तब वो इंडिया में रिसाइड करना चाहता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करना चाहता है या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना चाहता है जिसमें इंडिया एक मेंबर हो। चौथा, वो ऐसी किसी कंपनी या बॉडी में काम करना चाहता हो या सर्व करना चाहता हो जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है। ये सारे इंटेंशन होंगे तभी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा नेचुरलाइजेशन बनने का, नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनने का। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कोई एक या कुछ या सारे, इन सारी कंडीशंस को वो चाहे तो वेव कर सकती है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इन सारे में से कोई भी कंडीशन हटा सकती है, चाहे वो कोई एक हो या कुछ हो या सारी। लेकिन कब? जब उस पर्सन ने कोई भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी हो। किसको? या तो साइंस को, या तो फिलॉसफी को, या आर्ट को, या लिटरेचर को, या वर्ल्ड पीस को, या ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए ऐसा कुछ किया हो। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। और सिमिलरली हर नेचुरलाइज्ड सिटीजन को भी एलिजेंस करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी उसे पूरी निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरी निष्ठा रखता है। अब आइए इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के, यानी अब पांचवा तरीका हमने बताया था। 5 तरीके एक्वायर करने की सिटीजनशिप। पांचवा तरीका क्या है? जब कोई भी टेरिटरी इनकॉर्पोरेट की जाए। इनकॉर्पोरेट कैसे की जाए? जैसे कोई भी टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है, उसे बोलेंगे कि हमने कोई भी टेरिटरी इनकॉर्पोरेट कर ली। अच्छा, जब भी कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पूरी पॉपुलेशन में से जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को सिटीजन बना सकती है, कुछ भी कंडीशंस जो वो रखे, और ऐसी डेट को वो नोटिफाई कर सकती है। यानी इस नोटिफाइड डेट से ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं एलिजिबल, वो इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल क्या है? पौंडीचेरी ऑर्डर्स। यानी जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना था तो गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर इशू किया था 1962 में, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। ठीक है, जिसके बाद पौंडीचेरी के लोग इंडिया के पार्ट बन गए, इंडिया के सिटीजन बन गए। अब बात करते हैं सिटीजनशिप कैसे लूज की जा सकती है। 5 तरीके हमने बताए एक्वायर करने के 5 फेज बताए, और अब हम रिनाउंस करने के, सिटीजनशिप लूज करने के 3 तरीके बताएंगे।
3 तरीके कौन से हैं मैंने पहले मेंशन किया है। कोई रिनाउंस कर सकता है, किसी की टर्मिनेट की जा सकती है, और किसी को डिप्राइव किया जा सकता है। अब आइए सीखते हैं क्या है रिनाउंस करने से कैसे होता है। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। अब वो इंडिया की सिटीजनशिप लूज कर रहा है। कोई भी ऐसा इंसान जो फुल एज का हो, फुल कैपेसिटी का हो, वो एक डिक्लेरेशन दे सकता है कि अब मैं इंडिया का नागरिक नहीं हूँ। ऐसी सिचुएशन में उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक। लेकिन वॉर के केस में ऐसा नहीं है। वॉर के केस में ऐसे डिक्लेरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर सकती है, विदहोल्ड कर सकती है, सॉरी, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, however if such a declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld by the central government, ठीक। अब किसी ने रिनाउंस कर दी सिटीजनशिप, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं, यानी हर माइनर चाइल्ड भी, वो भी अब सिटीजन नहीं रह गया। हालांकि जब वो 18 की एज अटेन करता है तब वो फ्री है कि वो चाहे तो अपनी सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है, ठीक, रिज्यूम कर सकता है। अब आते हैं दूसरे तरीके में, यानी टर्मिनेशन पे, कि टर्मिनेट करके, किसको टर्मिनेट कर रहे हैं हम, सिटीजनशिप को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। जब कोई भी व्यक्ति वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ये भी वॉर की सिचुएशन में, यानी जब अगर इंडिया किसी से वॉर में है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी एप्लीकेशन को विदहोल्ड किया जाता है, यानी वो अप्लाई नहीं कर सकता इस प्रोविज़न के अंदर। तीसरा क्या है, जब डिप्राइव किया जाता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो किसी को भी डिप्राइव कर सकती है उसकी सिटीजनशिप से। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहेगी कि ये कुछ लोग या ये व्यक्ति अब इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है और इसकी सिटीजनशिप हम इससे छीन रहे हैं। कब? और ये कंपल्सरी तौर पे है। कब होगा ऐसा? जब उसने सिटीजनशिप फ्रॉड के तरीके से एक्वायर की है, ठीक। दूसरा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी उसने शपथ ली थी कि वो निष्ठा रखता है, वो उससे डिसलॉयल्टी करता है, यानी एक तरह का देशद्रोह, या उसने गैर कानूनी तरीके से अनलॉफुली कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को बेची है या दी है, कम्युनिकेट की है, जो कि बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। यानी किसको दी होगी? एक एनिमी को। कब दी होगी? वॉर के दौरान। तब उसकी सिटीजनशिप कंपल्सरी तौर पर से छीनी जाएगी। अगला तरीका क्या है? अगर सिटीजनशिप किसी ने एक्वायर की है, किससे? रजिस्ट्रेशन से। आगे पेश हो सकता है। अगर किसी ने सिटीजनशिप एक्वायर की है रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से, तो एक्वायर करने के 5 साल के अंदर अगर वो 2 साल के लिए किसी फॉरेन कंट्री में इम्प्रिजन हो गया, यानी कैद हो गई उसे, तो उसे उसकी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा, ठीक। अब यानी किसी ने फ्रॉड से पाई है, या किसी ने डिसलॉयल्टी शो की है, या किसी ने कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रेड की है अनलॉफुली किसी दुश्मन के साथ, जबकि इंडिया पे वॉर हो रही है, और
5 साल के अंदर जब उसने सिटीजनशिप पाई है रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, तो वो किसी दूसरे देश में 2 साल के लिए कैद में है, तो हम छीन सकते हैं। अब आखिरी तरीका क्या है? अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से इंडिया के बाहर रह रहा है तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस दिए हैं, यानी ये एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? अगर कोई बाहर पढ़ने गया है, ठीक। दूसरा, जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करने के लिए बाहर गया था या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने गया था जिसमें इंडिया एक मेंबर है, ठीक। तीसरा क्या है? या वो हर साल खुद को रजिस्टर कराता है इंडियन कॉन्सुलेट में और ये बताता है वहाँ पे कि उसका इंटेंशन ये है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप को रखना चाहता है, यानी उसके इरादे ये हैं कि वो इंडिया का सिटीजन ही बन के रहना चाहता है। बाकी आगे कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप हमें लिख सकते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, और अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो शायद इस स्लाइड्स में नहीं है, स्लाइड्स में कोई गलतियाँ हों, मुझसे कोई गलतियाँ, तो वो भी ज़रूर बताइए ताकि मैं अगली बार पर ध्यान दूंगा। और वो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इसी टॉपिक पे एक दूसरी स्लाइड अपलोड करनी पड़ चाहिए या कोई दूसरा लेक्चर अपलोड करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से समझें और पढ़ें। थैंक यू।